इस मूवी का स्टार्ट एक महसूस को दिखाते हुए होता है जिसका नाम यूवी था, लेकिन उसके इस काम के पीछे वो एक कंगफू मास्टर था जिसे स्पेशल एजेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट ने हायर कर रखा था। एक रात जब वो मसाज कर रहा था तो उसे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल रिसीव होती है, इसलिए यूवी फौरन से अपने सीक्रेट रूम में जाता है और ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए प्रिपेयर होने लगता है। इस बार उसे एक ऐसे एजेंट को रेस्क्यू करने का मिशन मिला था जिसे एक निंजा ग्रुप ने किडनैप कर लिया था। वो जब किडनैपिंग लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे वही एजेंट एक सैटेलाइट डिश से बंधा हुआ नजर आता है। ये देखकर यूवी फौरन से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस दौरान वो निंजास उस पे अटैक कर देते हैं, इसलिए यहाँ एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यूवी अपनी कंगफू स्किल्स की हेल्प से उन निंजास को हराने में कामयाब हो जाता है और सीक्रेट एजेंट को बचा लेता है। अगले दिन हम यूवी को एक स्कूल के बाहर देखते हैं जहाँ वो अपनी बेटी का वेट करते हुए कुछ बच्चों को ये स्टोरी सुना रहा था कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन वहाँ मौजूद सभी बच्चों को लग रहा था कि उसने ये कहानी खुद से बनाई थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था। कुछ ही देर में उसकी बेटी नेफली भी उसे देख लेती है, लेकिन वो अपने फादर को इग्नोर करके अकेली ही घर चली जाती है, क्योंकि वो उन स्टोरीज से काफी एम्बेरस होती थी जो स्टोरीज वो उसके स्कूल फेलोज को सुनाता था। दूसरी तरफ हम यूवी के बड़े बेटे निकी को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छा डॉल्फिन हैंडलर था। उसी शाम हम देखते हैं कि नेफली टीवी देखते हुए अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी, लेकिन निकी जो कि अभी अभी घर लौटा था वो फौरन से टीवी चैनल चेंज कर देता है, जिसके कारण नेफली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, इसलिए उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। और इसी फाइट के दौरान वो टीवी रिमोट को कंट्रोल करने के लिए कंगफू की मूव्स भी यूज करने लगते हैं। ये फाइट उस टाइम रुकती है जब नेफली की दोस्त उनके घर रहने के लिए आती है और कुछ ही देर में यूवी भी रात का खाना लेके घर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाना टेबल पे रखता है तो वो टेबल टूट जाता है और ये सब कुछ नेफली और निकी की फाइट के कारण हुआ था, इसलिए आखिर में उन्हें एक और टेबल पे खाना खाना पड़ता है। इसी दौरान यूवी एक बार फिर से नेफली की दोस्त को स्टोरीज और जोक्स सुनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण निकी फौरन से खाना खत्म करके अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो अपने फादर के जोक से एम्बेरस हो रहा था। डिनर के बाद यूवी अपने रूम में आ जाता है और अपनी लेट वाइफ की फोटो को देखकर उससे बातें करने लगता है। वो उससे कंप्लेन करता है कि उसका जीवन कठिन होता जा रहा है, स्पेशली उस टाइम से जब से उसकी वाइफ चली गई थी, क्योंकि नेफली और निकी के एटीट्यूड में भी काफी बदलाव आया था, जिन्हें अक्सर इस बात पे शर्मिंदगी होती थी कि उनके फादर एक महसूस के तौर पे काम करते हैं। अगले दिन यूवी हमेशा की तरह नेफली को स्कूल छोड़ने जा रहा था, जहाँ गाड़ी में नेफली अपने फादर को चुप रहने का कहती है और आज के बाद उन्हें अपनी कंगफू स्टोरीज ना सुनाने की एडवाइस करती है, क्योंकि उसी शाम नेफली का बॉयफ्रेंड उनके घर आने वाला था। वो हर चीज जो यूवी बताता था वो बिल्कुल सच थी, लेकिन उसके बच्चे उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते थे। स्कूल पहुंचने पर नेफली उन आर्ग्यूमेंट्स के कारण खुद को गिल्टी फील करती है, जो आर्ग्यूमेंट गाड़ी में उसने अपने फादर के साथ किए थे, इसलिए वो अपने फादर को टेक्स्ट के थ्रू अपोलोजाइज करती है। नेक्स्ट सीन में हम एक फॉर्मर CIA एजेंट को देखते हैं जिसने एक बूढ़े आदमी को होस्टेज बना रखा था और उस पर टॉर्चर कर रहा था। असल में बूढ़ा आदमी हांगकांग का फॉर्मर एजेंट था जिसके पास कोई खास जानकारी थी और अगर वो जानकारी उसे नहीं देगा तो वो फॉर्मर CIA एजेंट उसकी पूरी फैमिली को जान से मारने की धमकी देता है। अब क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो रुथलेस इंसान उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। दूसरी तरफ यूवी अपने काम पे वापस आ जाता है। कुछ देर बाद वो फॉर्मर CIA एजेंट अपने बेटे के साथ वहाँ आता है, जहाँ वो खुद को रॉको के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। रॉको उससे एक इंटेलिजेंस एजेंट टाई चियोंग की हाइडिंग प्लेस के बारे में पूछता है, लेकिन यूवी उससे कहता है कि वो उसे नहीं जानता, जिसके बाद रॉको उसे ये एक्सप्लेन करता है कि वो उस एजेंट को क्यों ढूंढ रहा है। असल में 12 साल पहले रॉको को हांगकांग में कुछ टेररिस्ट को पकड़ने का टास्क मिला था, लेकिन जब उसे अपना टारगेट मिलता है तो टाई चियोंग उस पर अटैक कर देता है और इस इंसिडेंट के कारण रॉको पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण अब तक उसे व्हील चेयर यूज करना पड़ती थी। और कुछ टाइम पहले उसे उस बूढ़े आदमी से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से सिर्फ यूवी ही था जो टाई चियोंग की लोकेशन के बारे में जानता था, क्योंकि वो एजेंट्स के प्रोटेक्टर के तौर पे काम किया करता था। लेकिन यूवी उससे कहता है कि वो गलत बंदे के पास आया है। ये सुनकर रॉको को गुस्सा आता है और वो उसकी लाइफ नरक बनाने की धमकी देता है। उसी रात नेफली का बॉयफ्रेंड जेसन उसकी फैमिली के साथ डिनर करने आता है और वो अपने साथ फ्लावर्स और एक छोटा सा पिग नेफली के लिए गिफ्ट लाया था। डिनर के दौरान जेसन निकी और यूवी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उन्हें अपने काम के बारे में भी बताता है कि वो एक म्यूजिशियन और म्यूजिक
म्यूजिक कंपोजर के तौर पे काम करता था। इसी दौरान निकी और नेफ्ली एक दूसरे को टीज भी कर रहे थे, जिसके कारण उनमें फिर से फाइट होने लगती है। डिनर के बाद यूवी निकी के रूम में आता है और उसे अपनी सिस्टर को लेके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने की एडवाइस करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हें बचपन से ही कंग फू इसलिए नहीं सिखाया गया कि वो हर बार नेफ्ली से फाइट करते हुए ही यूज करे। लेट नाइट हम यूवी को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो आज होने वाली रॉको से मीटिंग के बारे में सोच रहा था और उसे डर था कि उसकी फैमिली के सर पे खतरा मंडला रहा है। इसलिए वो अपने मसाज पार्लर जाके रॉको के थ्रेट का वेट करते हुए मेडिटेट कर रहा था। उसकी प्रेडिक्शन सही होने में ज्यादा देर नहीं लगती क्योंकि रॉको ने उसे खत्म करने के लिए कुछ असैसिन्स को भेजा था। उन्हें आता हुआ देख के यूवी फौरन से प्रिपेयर होता है और अपनी कंग फू स्किल्स को यूज करते हुए उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि वो जवान नहीं था इसलिए उसे इस फाइट में मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे एक ही टाइम पे 4 असैसिन्स से फाइट करना पड़ रही थी। इसलिए आखिरकार यूवी गिर जाता है और असैसिन्स उसे पकड़ लेते हैं। रॉको के हेडक्वार्टर में वो असैसिन्स यूवी को टॉर्चर करते हैं और उसे टाई चियोंग की लोकेशन का पूछने लगते हैं, लेकिन स्पेशल एजेंट्स का प्रोटेक्टर होने के कारण वो उन्हें कोई भी सीक्रेट नहीं बता सकता था, जिसके कारण रॉको को गुस्सा आता है। इसलिए वो उसे करंट लगाता है, लेकिन यूवी फिर भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए रॉको एक और मेथड भी यूज करता है। वो एक डॉक्टर को बुलाता है जो कि यूवी को एक सीरम इंजेक्ट करता है। वो सीरम यूवी को हिप्नोटाइज कर देता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोशी में उन्हें सभी सीक्रेट्स बता देता है, जिससे रॉको को पता चलता है कि वो सभी स्पेशल एजेंट्स जिन्हें यूवी प्रोटेक्ट करता था उनका सारा डेटा निकी और नेफ्ली के नेकलेसेस में हिडन था। उसी टाइम एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम अंकल चू था वो यूवी के मसाज पार्लर में आता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और फौरन से निकी को कॉल करके वहाँ बुलाता है। निकी जब शॉप में एंटर होता है तो वो भी अंकल चू की तरह ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है, लेकिन ज्यादा हैरानगी उसे उस टाइम होती है जब उसे एक पेंटिंग के पीछे सीक्रेट बटन नजर आता है। जिसके बाद निकी और अंकल चू उस सीक्रेट रूम में एंटर हो जाते हैं जहाँ निकी को अपने फादर की प्राइम मिनिस्टर को ले जाते हुए कुछ पुरानी फोटोज दिखती हैं, जिन्हें देख के उसे रियलाइज हो जाता है कि इस पूरे समय में उनके पिता ने अपने काम के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोला था, जो कि स्पेशल एजेंट्स के प्रोटेक्टर थे और उनके फादर ने उन्हें ये सब कुछ उस टाइम ही बता दिया था जब वो भी छोटे थे। दूसरी तरफ नेफ्ली स्कूल में आर्ट परफॉर्मेंस इवेंट के लिए रिहर्सल कर रही थी, लेकिन उनकी रिहर्सल के दौरान रॉको के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकी टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और उसकी हेल्प करता है। इसी के साथ ही वो दोनों बहन भाई अपनी कंग फू की मूव्स को यूज करते हुए उनसे फाइट करने लगते हैं, जिसकी ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही दी गई थी। लेकिन फिर भी रॉको के लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए आखिर में वो दोनों वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। रॉको के लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जेसन जो कि नेफ्ली के वापस आने का बाहर वेट कर रहा था वो उससे हेल्प मांगते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ के वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जेसन के घर पहुँचने पर निकी उसे बताता है कि उनके फादर के साथ क्या हुआ है। ये सुनकर नेफ्ली गिल्टी फील करने लगती है क्योंकि वो हमेशा से ही अपने फादर को लेकर अनकेयरिंग थी। उनकी डिस्कशन के दौरान जेसन नेफ्ली को कपड़े बदलने के लिए देता है और उसे टेम्परेरी तौर पे अपने घर रुकने के लिए इनवाइट करता है। नेफ्ली जब कपड़े चेंज कर रही थी तो इस दौरान उसे अपने एमुलेट नेकलेस में एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उसे लगता था कि ये एक प्रोटेक्टिव चार्म है, जिसे देखकर जेसन फौरन से उसे अपने कंप्यूटर में लगा देता है ताकि उन्हें यूवी को बचाने का कोई क्लू मिल सके। लेकिन उस डेटा को डिकोड करने के लिए उन्हें एक और मेमोरी कार्ड की जरूरत थी जो कि असल में निकी के नेकलेस में था। इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही निकी और उसकी बहन उसकी वर्क प्लेस पे जाते हैं वो नेकलेस रिट्रीव करने के लिए, जो कि वो वहीं भूल आया था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो एक और हिटमैन उन पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार निकी और नेफ्ली उससे बराबरी की फाइट करते हैं और हालांकि वो हिटमैन वेपन यूज कर रहा था लेकिन फिर भी वो उसके अटैक से बच जाते थे और कंग फू की वो स्किल्स जो कि उनके पिता ने उन्हें सिखाई थी उसे यूज करते हुए वो उस असैसिन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फाइट के बाद उन्हें हिटमैन के फोन की घंटी सुनाई देती है जिसे असल में रॉको ने कॉल की थी। निकी उससे अपने फादर की लोकेशन का पूछता है, लेकिन रॉको उनसे कहता है कि अगर वो अपने फादर को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अगले 24 घंटों में टाई चियोंग को अपने साथ लाना होगा। जेसन के घर पहुंचने पर निकी उसे अपना मेमोरी कार्ड दे देता है ताकि वो जल्द से जल्द टाई चियोंग को ढूंढ सके, लेकिन इसके लिए उन्हें यूवी के वॉइस पासवर्ड की जरूरत थी। खुशकिस्मती से नेफ्ली को अपने फोन में अपने फादर की वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाती है और बिना किसी देरी के जेसन फौरन से
से उस रिकॉर्डिंग को एडिट कर देता है उस एक्सेस कोड के हिसाब से जो कि मेमोरी कार्ड पे था। जेसन का वेट करते हुए नेफ्ली अपने भाई के जख्मों का ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी हेल्प करती है। यहाँ वो दोनों काफी ज्यादा उदास लग रहे थे और अपने पिता पर भरोसा न करने के कारण उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट भी था। दूसरी तरफ यूवी रॉको की बेस से भागने की कोशिश करता है और अपनी कंगफू टेक्निक्स को यूज करते हुए वो अपने हाथों और पाँव पे बंधी चेन से खुद को फ्री करवाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है तो तभी वहाँ पे रॉको का बेटा आ जाता है जिसकी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी और हैरानकुन तौर पे वो यूवी को बड़ी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ हम नेफ्ली को देखते हैं जिसकी अभी अभी एक भयानक सपने को देखते हुए आंख खुली थी जिसमें उसने देखा था कि उसके फादर को शूट करके मार दिया गया है। कुछ देर बाद जेसन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसने मेमोरी कार्ड का डेटा डिकोड कर लिया है, इसलिए वो फौरन से एजेंट टाई चियोंग का नाम सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एजेंट टाई चियोंग असल में अंकल चू थे। लेकिन जैसे ही वो अंकल चू के पास जाने लगते हैं तो जेसन फौरन से दरवाजा लॉक कर देता है, जिसके बाद जेसन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो भी स्पेशल एजेंट्स का प्रोटेक्टर है और नेफ्ली से मिलने से पहले उसे अपने सुपीरियर्स की तरफ से यूवी को रिप्लेस करने का ऑर्डर मिला था जो कि अब रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए वो नेफ्ली और निकी को अंकल चू को किडनैप करने नहीं दे सकता था, इसके बावजूद कि वो ऐसा अपने फादर को सेव करने के लिए कर रहे थे और जेसन के हिसाब से यूवी को खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए था क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी। जिसके बाद जेसन उन्हें उसी जगह बंद करके अंकल चू की नूडल शॉप पे जाता है। वो उसे बताता है कि यूवी को रॉको ने किडनैप किया है और इससे पहले कि रॉको उस तक पहुंचे वो अंकल चू को शहर से बाहर जाकर किसी जगह छुपने का कहता है। लेकिन अंकल चू शहर से बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपनी शॉप और अपने एडॉप्टिव ग्रैंडसन की देखभाल करना थी। इसी कारण वो जेसन से फाइट करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जेसन उसे रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि रॉको उसे हर हाल में ढूंढ के मार डालेगा। लेकिन अंकल चू कहीं भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए और कोई चॉइस ना होने के कारण जेसन को मजबूरन उसे अरेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अंकल चू साथ वाली बिल्डिंग पे जंप करके उससे बच निकलने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर जेसन भी उसी बिल्डिंग पे जंप कर देता है, लेकिन अंकल चू अभी भी नहीं चौंका था। वो उसे नॉकडाउन करने के लिए फौरन से एक होस निकाल लेता है। दूसरी तरफ निकी और नेफ्ली जेसन के घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे और एयर वेंट्स के थ्रू वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो अंकल चू के फूड स्टॉल पे पहुँच जाते हैं, जहाँ अंकल चू का एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि उसने अंकल चू को इस तरह भागते हुए देखा था। कुछ ही देर में वो अंकल चू तक पहुँच जाते हैं, जहाँ निकी और नेफ्ली अपने पिता को बचाने के लिए अंकल चू को उनके साथ चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो अंकल चू के सामने अपने घुटने भी टेक देते हैं। ये देखकर अंकल चू को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे याद आता है कि कैसे यूवी ने उसकी जान बचाई थी, यानी कि अपने इस जीवन के लिए वो यूवी का कर्जदार था। इसलिए वो यूवी को बचाने का फैसला करता है। जिसके बाद निकी रॉको को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने टाई चियोंग को ढूंढ लिया है। ये सुनकर रॉको फौरन से उसे मीटिंग की लोकेशन सेंड करता है, जहाँ पहुँच के निकी और उसकी बहन अंकल चू को फौरन से रॉको के हवाले नहीं करते क्योंकि पहले वो अपने फादर को देखना चाहते थे। रॉको ने यूवी को दिखाता है जिसे एक ट्यूब में लॉक किया गया था और अगर उसे फौरन से रिलीज नहीं किया जाएगा तो अगले 6 मिनटों में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण उसकी डेथ हो सकती थी। इस थ्रेट को सुन के अंकल चू फौरन से रॉको के सामने आ जाता है, जिसे देख के रॉको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका ग्रज इतना ज्यादा था कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने आदमियों को अंकल चू और यूवी फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर देता है। कुछ ही देर में यहाँ एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन काफी ज्यादा अमेजिंग कॉपरेशन के कारण वो लोग कुछ ही देर में रॉको के आदमियों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर रॉको अपने खास आदमी को ये ऑर्डर देता है कि वो अंकल चू को उसी तरह से पैरालाइज कर दे जैसा कि वो भी पैरालाइज था, लेकिन निकी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। दूसरी तरफ नेफ्ली रॉको के आदमियों को मारने के बाद अपने फादर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉको का एक और साथी वहाँ आके उस पे अटैक कर देता है पर नेफ्ली उसे भी हरा देती है और फिर से अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन ट्यूब ग्लास को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए नेफ्ली जैसे ही थक के हार मान लेती है तो उसके फादर अंदर से ग्लास पे कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं जिससे नेफ्ली को एक डेडली मूव याद आ जाती है और बिना किसी देरी के वो फौरन से उस मूव को यूज करते हुए ट्यूब ग्लास को तोड़ देती है। दूसरी तरफ रॉको का बेटा निकी पे अटैक कर देता है, जिसने यूवी को भी हराया था और मजबूरन निकी को उस छोटे बच्चे से फाइट करना पड़ती है। हालांकि वो बच्चा काफी ज्यादा स्किलफुल और फुर्तीला था, लेकिन फिर भी निकी उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। पर तभी अचानक से रॉको उस पे अटैक कर देता है
है, लेकिन अपने फादर की सिखाई हुई टेक्निक्स के कारण निकी रॉको को सबक सिखाता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे तौबा करने के लिए पछतावा महसूस कराना चाहता था ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। जिसके बाद वो ऑक्सीजन टैंक ढूंढने के लिए भागता है ताकि उसके पिता की सांसें न फूले और आखिरकार वो सब सुरक्षित वापस लौट जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि यूवी और उसके बच्चे करीब आ गए थे। साथ ही यूवी ने अब स्पेशल एजेंट्स के प्रोटेक्टर की जॉब से रिटायर होने का भी फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ जेसन नेफ्ली से अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसने नेफ्ली से झूठ बोला था और अपने बारे में उससे सब कुछ छुपाया था, लेकिन आज के बाद वो उससे ये सब कुछ रिपीट ना करने का प्रॉमिस करता है, इसलिए नेफ्ली भी उसे माफ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।